अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया कि जब तकरीबन अब से एक हफ्ता पहले फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें वजूहात बयान की गई और कहा गया कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एज ए पोलिटिकल पार्टी पाबंदी लगाई जाएगी, बल्कि साथ में यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तब से लेकर अब तक यही बहस होती रही कि क्या ये जमहूरी फैसला है, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी इस तरीके से लगाई जा सकती है। इससे पहले भी माजी की मिसालें दी गई कि जी माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्हीं के अपने दौरे हुकूमत का हवाला दिया गया और कहा गया कि तहरीक लब्बैक पर उनकी तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। फिर उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी थी। जब अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी थी तो उस वक्त ये नेशनल अवामी पार्टी थी। तो इन पाबंदियों से मसाइल हल नहीं होते हैं। साथ में फिर एक आम आदमी का सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कि जिसको 8 फरवरी सन 2024 के इंतखाबात में करोड़ों वोट दिए गए और अवाम की हिमायत हासिल है, अवाम में मकबूल जमात है और पार्टी की लीडरशिप भी कहा यह जाता है कि मकबूल तरीन ये शख्सियात हैं और जो बानी पीटीआई मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं, सियासी रहनुमा हैं, पार्टी के सरबराह हैं। यहाँ अब तो खैर ये ओहदा उनके पास नहीं है, लेकिन यह कि उनको बानी पीटीआई के तौर पर ही अब सब उनको पुकारते हैं, उनका हवाला दिया जाता है। तो क्या इससे एक आम आदमी का मसला हल हो जाएगा? क्या महंगी बिजली सस्ती हो जाएगी? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या गैस सस्ती हो जाएगी? क्या कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस अब आसमानों को छू रही हैं, क्या ये सब कम हो जाएगा? क्या हर तरफ खुशहाली होगी? क्योंकि एक आम आदमी यही चाहता है और यही वजह है कि जब उसको कहा जाता है कि इंतखाबात में जाकर अपने वोट का हक इस्तेमाल करो और अपनी मनपसंद जमात और अपने मनपसंद उम्मीदवार को मुंतखब करके ताकत के ऐवानों में बिठाओ, तो वो आम आदमी एक पोलिंग स्टेशन का रुख सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि उसके मसाइल सुने जाएं, उसके मसाइल हल किए जाएं, उसको उसकी मांग जो है वो पूरी की जाए। तो जब हुकूमत एक मुंतखब हो जाती है और होने के बाद जो किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं होते तो फिर एक आम आदमी मायूस हो जाता है। या अब इस दफ़ा 8 फरवरी सन 2024 के इंतखाबात के बाद आम आदमी के लिए सिर्फ मायूसी ये नहीं है कि जो उससे वादे किए गए थे, जो ये कहा गया था कि हम अवाम का सोचते हैं, हम अवाम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और जो ऐलानात किए थे उन पर अब अमल दरामद नहीं हो रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, बिजली सस्ती नहीं हो रही। तो साथ ही साथ एक आम आदमी ये भी सवाल पूछ रहा है कि हमने जब जाकर वोट डाला और हमने जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस उम्मीदवार को हमने वोट डाला वो उम्मीदवार तो मुंतखब ही नहीं हुआ। और ना सिर्फ ये कि वो उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ बल्कि धांधली का शोर है, इदारों पर सवालात उठ रहे हैं, इदारों पर तनकीद हो रही है। माहौल मुल्क का कुछ ऐसा है कि जब कहीं किसी के हक में कोई फैसला आता है तो वो फैसला सुनाने वाले की तारीफ करता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है तो वो उस पर तनकीद करता है, उसको मानने से इनकार करता है। आर्टिकल 6 या गद्दारी का हर किसी को लेबल लगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये गद्दार है, कह दिया जाता है कि ये अवामी नहीं है, कह दिया जाता है कि ये गैर जमहूरी है। तो इस माहौल में हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कैसे हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? कैसे एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी, उसकी परचेजिंग पावर बेहतर होगी? आज के प्रोग्राम में जहां पर हम इन मामलात पर बात करेंगे वहीं पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे साबका रहनुमा से कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ ये कि हिस्सा रहे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में विफाकी वजीर भी रहे, जेल में भी रहे और अब गाय बगाए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और अपनी इस ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं और इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा पहले भी थे और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा हैं। लेकिन अब तक उस तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से एंट्री नहीं हुई है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये बानी पीटीआई इमरान खान साहब का फैसला होगा और जब वो रिहा होंगे और जब भी रिहा होंगे तो ये फैसला वही करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब की। आज के प्रोग्राम में हमारी उनके साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू होगी। जी, उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक अजीम ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसा कि वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट कर आएंगे, तो आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू होगी साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, बातें तो बहुत सी हैं करने को और हालात भी हसास हैं और मुल्क बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये हम कभी हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क हमेशा हमारा
नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है। जो मौजूदा हालात हैं इसमें कोई आपको आगे जाकर कोई बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है? और बेहतरी से मुराद ये है कि ये जो एक पॉलिटिकली हीट हमें नज़र आ रही है और इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल हीट हमें जो नज़र आ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद होती है। कल DGISPR की उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। फेक न्यूज़ भी डेफिनेटली बीच में सर्कुलेट करती है और आप फेक न्यूज़ के मामले को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि आपने इस पर आवाज़ उठाई थी और आपकी गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसने टेकअप किया था कि जब आपकी गवर्नमेंट थी 2018 से 2022 तक। और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लो जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं। तो ये जो माहौल है, ये जो सारा एक गर्मा गर्मी चल रही है, ये कब तक चलेगी इसी तरह से? देखिए अली, बात यह है कि अगर तो आप बड़ी तस्वीर देखें तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक हमारा रवायती पॉलिटिक्स थी उसका वो दम तोड़ गई है। एलीट कैप्चर पाकिस्तान में अपने आखिरी दमों पर है और यूथ का जो एक बहुत बड़ा आई वुड से इंजेक्शन लगा है पाकिस्तान की सोसाइटी को, उसने पाकिस्तान को एक बड़ा सोशली तो हम एक बड़े लिबरेटेड मुल्क हैं और आगे चल के और हम इंशाल्लाह जो है वो तरक्की की तरफ जाएंगे। पॉलिटिकल इंट्रैगनम जो है वो जाहिर है कि उसकी अपने रिपरकशंस हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में आया तो उसके बाद आपने देखा कि जहां रेजिस्ट किया गया तब्दीली को फ्रांस में, वहां पे फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है। जहां पे तब्दीली अडॉप्ट कर ली और वो यूनाइटेड किंगडम जैसे जो मुल्क थे वहां पे जो चेंज थी वो पीसफुल भी थी और उसके डिविडेंड भी जो थे वो बहुत ज्यादा थे। सो अब ये तो डिपेंड करता है कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं कि वो क्या ये रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इतनी बड़ी एक सोशल चेंज है उसको रोकना मुमकिन नहीं होगा और वो जो मर्जी कोर्सिव एक्शंस के जरिए उठाना फेंकना ये वो करने की कोशिश कर लेंगे, वो उसकी लास्टिंग लाइफ नहीं है। और इमरान खान इस वक्त एक शख्स का नाम नहीं है, वो जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक जो तब्दीली आ चुकी है वो उसका इस्तियारा है। और अगर इमरान खान खुद भी उस तब्दीली से पीछे हटेंगे या वो कोई अपने उन असूलों को तोड़ेंगे तो इमरान खान की भी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। लिहाजा एक तब्दीली है जो सोसाइटी में आ चुकी है, जो आपको अडॉप्ट जो है जाहिर है कि आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप अपनी पसंद से कर लें, आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये सोसाइटी में तब्दीली रुक नहीं सकती। लेकिन फवाद चौधरी साहब, कोई भी पीछे एक कदम रखने को, एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे माहौल में फिर कैसे ये जो हम देख रहे हैं जो एक माहौल बना हुआ है ये कैसे बेहतर होगा? हीलिंग की जो बात होती रही है वो कैसे हीलिंग होगी? अली देखिए, बात यह है कि जो मामला खराब हुआ है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो एलीट की लड़ाई है वो उसमें वो खराब तो हुआ है। ठीक होना है वो भी देखें, कोई अपनी ताकत छोड़ता कोई नहीं है ऐसे, वो भी मजबूरी में ही होना है। देखो ना, पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़े तब्दीलियां हैं जो जिनसे पाकिस्तान का समाज गुजर रहा है। एक तब्दीली तो यह है कि जो हमने बात की कि देखो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे मेरे जैसे हमारे फैमिलीज हैं जो 100 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि औरतों से ज्यादा वोट मांगने पड़ने हैं। जो बच्चे बाहर गलियों में खेल रहे हैं वो अपने फैसले खुद करेंगे, वो कहेंगे वाले साहब को कि जनाब आपने जिधर मर्जी वोट देना दें, हमने अपना वोट देना है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है जो पाकिस्तान में आ चुकी है। दूसरी तरफ अली, ये आप देखिए, चूंकि आप एक लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान का पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पैराडाइम, हम तो एक सिक्योरिटी स्टेट थे और फौज की अहमियत ये थी कि फौज पाकिस्तान के लिए पैसे कमाती थी। हम 52 से एक वेस्टर्न अलाए थे सिक्योरिटी पैराडाइम में, और उसके बाद कोरियन वॉर हुई, वियतनाम वॉर हुई, अफगान वॉर्स हुई, और ये सारा जो पैसा पाकिस्तान में आ रहा था ये फौज की वजह से आ रहा था। अब पाकिस्तान के अंदर यूएसएसआर की डिमाइज के बाद हालात तब्दील हो गए हैं और कूलिंग ऑफ पीरियड जो था वो भी खत्म हो गया है। लिहाजा जो रेलिवेंस है इंटरनेशनल पाकिस्तान की एज फार एज सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड वो नहीं रही। लिहाजा अब हमें अपनी पांवों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि हमने अपना इकोनॉमिक नैरेटिव क्या बनाना है। और सीधी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पॉपुलैरिटी जो है वो फिर खरीद सकते हैं। तो अभी ना हुकूमत के पास पैसे हैं ना ही वो पॉपुलर है, लिहाजा सिस्टम तो ये नहीं चल पाएगा।
इस पे सिर्फ कोएरिजन इज नॉट इनफ टू रन अ स्टेट ना। आपको बैकअप चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको एक पॉपुलैरिटी चाहिए, नैरेटिव चाहिए। तो ये ठीक है अगर कुछ महीने और आपने 2 साल लगा के देख लिया है, कुछ महीने लगा के और देख लें, so doesn't matter actually। ठीक, काफी ये जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन का अमल है, ये इतलात यही आई हैं, आज की इतलात हैं कि ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। तो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से आप समझते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर मकबूलियत है, उसको ओवरकम किया जा सकेगा? और साथ में ये भी कि हमने आपके दौर में 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हमने उस वक्त की थी और सिखाया गया, समझाया गया, और ये सब जो सोशल मीडिया पे हैं इनको कीबोर्ड वॉरियर्स कहा गया था। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और ये कीबोर्ड वॉरियर से डिजिटल दहशतगर्द का जो सफ़र है, या डिजिटल दहशतगर्दी का जो सफ़र है, have we come a long way या we've fallen way back? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मसला तो है डिजिटल इस वक्त स्पेस को जिस तरीके से नैरेटिव्स एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी नैरेटिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मसला तो जेन्युइन है। लेकिन उसकी जो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी है काउंटर करने की, वो उसमें बड़े लूप होल्स हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जब आप फायरवॉल लगा देंगे तो आप अपने शहरियों को एक्चुअली रिस्पॉन्ड करने के हक से महरूम कर देंगे उस प्रोपेगेंडे के ऊपर जो आपके खिलाफ हो रहा है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एक इंटरनेशनली जो प्रेजेंस है वेब के ऊपर, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स हैं उनको तो खुल खेलने की जो है वो जगह मिल जाएगी। एक्चुअली इवन जो एस्टैब्लिशमेंट है या आर्मी है, उसके लिए भी ये इसलिए अच्छा नहीं है कि जो उनके खिलाफ आई वुड से कि जो नैरेटिव्स हैं वो तो पहले ही ज्यादातर बाहर से बनते, तो पाकिस्तान के अंदर से तो बड़ा कम उसके ऊपर जो है वो एक हिस्सा है बनाने में। स्प्रेड करने में हो सकता है, बनाने में तो बड़ा कम हिस्सा है। तो वो फिर बिल्कुल ही अपने स्पेस खाली छोड़ देंगे और वन वे ही उनके खिलाफ सारी चीजें जो है वो होती रहेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो है ना कि जो एक एस्टैब्लिशमेंट की अपनी एक पर्सनल वरी है कि हमारे किसी लोगों के खिलाफ कैंपेन चल रही है, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। वो एक है जो एक आपकी नेशनल जो आपकी एक इंटरेस्ट है, वो बड़ी बुरी तरह उसमें हर्ट होता है। क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली आपने आइडियाज की लड़ाई है। देखिए अली, ये नहीं हो सकता, ये तो आपको पता है कि आपको पहले सुबह 10-11 बजे सोचना पड़ता है कि अभी आपने क्या बहस जो है वो देनी है, उसके बाद आपको 4 बजे सोचना पड़ता है कि मीडिया को अब क्या रिलीज करना है। ये तो देखिए ना एक कॉन्स्टेंट फिक्र की, कॉन्स्टेंट आइडियाज की लड़ाई है। तो ये तो आपको आइडियाज से लड़नी पड़ती है। टेक्नोलॉजी तो देखिए क्या होगा, जब आप 40 अरब रुपया खर्च कर लेंगे तब आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान तो स्टारलिंक पे चला गया है एंड सेंसरशिप्स ऑन इंटरनेट विल बिकम इम्पॉसिबल। फिर आप क्या करेंगे? सो आई थिंक अप्रोच जो है सॉल्व करने, मसला जो है जिसकी तरफ कल डीजीएसपी ने इशारा किया है, मैं उसको समझता हूं कि मसला तो है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो मेरे ख्याल में एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। उस पर लॉट ऑफ थिंकिंग इज नीडेड। ठीक, फवाद चौधरी साहब, अब आपकी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप ना सिर्फ रहे बल्कि एक्टिव थे, करीब तरीन लोगों में से थे, और उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जो असेंबलियां तोड़ने का मामला है, पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली, ये मशवरा आपका था। अभी पिछले दिनों में भी आपने बात की, गालिबन आप अदालत में गए थे किसी अपनी पेशी पर, तो आपने कहा था कि सिस्टम में रहते हुए आप इसके खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, यानी कि आपने कहा कि असेंबलियों से इस्तीफा देना होगा और देकर ये मामला। आप अब भी ये समझते हैं कि असेंबलियों से इस्तीफा देकर मसले का हल है? क्योंकि पीटीआई पे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि जी आपने अपनी 2 हुकूमतें हाथ से गंवा दी, दे दी, ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि जी सिस्टम या आइन तो यही कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात होने चाहिए। तो अब आप क्या अब भी यही समझते हैं कि वाकई सिस्टम में नहीं रहा जा सकता? देखिए अरे, बात यह है कि आज पीटीआई मकबूलियत के जिस अरूज के ऊपर है और इमरान खान आज मकबूलियत के जिस अरूज पे हैं, वो ऐसे ही बड़े फैसलों की वजह से मुमकिन हुआ है जहां वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो अब एक इस्तिआरा बन गए हैं, एक सिंबल बन गए हैं एक स्टेटस को के खिलाफ।
और ये जो असम्बलियों में से जिन 2 जगहों पे फॉर एग्जांपल हम असम्बलियों से नहीं निकले, हम कश्मीर में और हम कश्मीर में और जो जीबी है वहां पे हम असम्बलियों से बाहर नहीं निकले, तो आप देख लें वहां पे हमारा हाल क्या है। और जहां पे हम असम्बलियों से निकले और हमने एक सिस्टम के खिलाफ जो है वो नारा मस्ताना बुलंद किया, तो आज वहां देखेंगे तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है। तो वो तो सामने है आपके कि आप जब एक सिस्टम के खिलाफ, स्टेटस को के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप उस सिस्टम में रह के नहीं लड़ सकते। अभी भी देखिए जाहिर है कि जब इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, तो असम्बलियों को तो आपने तोड़ना ही है ना। असम्बलियों से तो आप बाहर ही निकलेंगे तो नए इलेक्शन होंगे ना। हाँ, टाइमिंग पे बात हो सकती है, अभी टाइमिंग नहीं है। और फिर आप अली ये भी जरा देखिए कि ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूव थी हमारी असम्बलियां तोड़ने की कि हुकूमत उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को आईन तोड़ना पड़ा। इनके पास कोई पॉलिटिकल जवाब ही नहीं था उसका। तो वो ठीक है, अब जब तक ये पावर में है तो वो ठीक है, आर्टिकल 6 और ये जो हमारा है आइन वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। बट जिस दिन ये हटेंगे दे विल रियलाइज कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की और आइन को जिस ब्लैकेंटली इन्होंने रोंदा उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मौलाना फजलुर रहमान का भी आपने जिक्र किया, क्या आप एज ए पॉलिटिकल पर्सन योरसेल्फ एंड हैविंग द नो हाउ ऑफ द एंटायर प्रोसेस और जो पॉलिटिकल माइंडसेट है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का और उनकी लीडरशिप्स का, आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर आप क्या, विल यू ट्रस्ट हिम एंड विल यू गो विद हिम? ट्रस्ट तो देखिए ना, फिर मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई भी क्यों ट्रस्ट करेंगे? व्हाई वुड ही गो विद अस? ये तो इंटरेस्ट ही है ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो जोड़ते हैं। अब अफगानिस्तान का मामला हो, ये ऑपरेशन का मामला हो, इलेक्शंस का मामला हो, इसके ऊपर पीटीआई की और मौलाना की जो सोच है वो एक है। और इसीलिए ये आपस में इनका अलायंस जो होना है वो इंशाल्लाह ताला काफी करीब है और वो अलायंस हो जाएगा। और यही मेरा ख्याल है कि मौलाना को भी ये लगता है कि जब तक वो स्टेटस को के खिलाफ नहीं खड़े होते उनकी सियासत में जगह नहीं है। और इसलिए वो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिक्स उन्होंने केटर करनी है। उन्हें पीटीआई के साथ खड़ा होने में इस वक्त फायदा है और पीटीआई को मौलाना के साथ खड़े होने, पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुझे उम्मीद है कि अलायंस जो है ये आगे चले। ठीक। और फवाद चौधरी साहब, आपकी पार्टी में शमूलियत के रास्ते में रुकावटें कौन खड़ा कर रहा है? रऊफ हसन साहब खड़ा कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो रोल आपका था वो भी रोल उनके पास है। अब तो खैर वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या वो रुकावट खड़ी कर रहे हैं या उनसे ऊपर लोग हैं जो विद इन द पार्टी इसकी मुखालफत कर रहे हैं? कौन कर रहा है? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, लोग जो हैं वो समझते हैं, इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। ये आ जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, या ये आ जाएंगे तो फिर चीजें जो है वो कैसे होंगी, ये क्या करेंगे। देखिए, ये इनसिक्योरिटीज तो होती है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो इनसिक्योरिटी है इनकी, उसमें अगर मैं भी इनकी जगह हूँ तो शायद मुझे भी एक इनसिक्योरिटी हो कि ये उनको नहीं आना चाहिए। बट फैक्ट इज के पर्सनली मेरा तो ख्याल यही होता है हमेशा कि पार्टीज जो है वो एडिशंस के ऊपर चलती हैं, सब्सट्रैक्शंस के ऊपर नहीं चलती। आज आप पीटीआई का अगर खोलते हैं दरवाजे और डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी ना, सारे लोग शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त तो पॉलिटिकल इनपुट तो पीटीआई का पास है ही नहीं है। जो भी लोग इस वक्त 4-5 लोग जो पार्टी चला रहे हैं सवाए उमर अयूब के, किसी का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो ऐसा है नहीं। और असद कैसर साहब जैसे जो लोग हैं, आई वुड से आतिफ खान है, आई वुड से आमिर डोगर हैं, और लोग हैं जिनका पॉलिटिकल इनपुट जो है वो भी शामिल नजर नहीं आ रहा। तो इन लोगों को जाहिर है कि शामिल करना चाहिए। ठीक। आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे रहे हैं फवाद चौधरी साहब 2022 के बाद? ये 25 मई 2022 के बाद कोई राब्ता जो है वो मैंने नहीं किया, बिकॉज ये पार्टी की हिदायत थी और खान साहब की हिदायत थी कि आप अपने राब्ते जो हैं वो ना रखें। और वैसे तो जाहिर है सारी उम्र बड़े अच्छे ही रहे, और अनफॉर्चुनेटली अब हाइंडसाइट में मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये बात जो है वो ना मानते तो ज्यादा अच्छा था। इमरान खान के लिए भी अच्छा था और हमारे लिए भी अच्छा था, क्योंकि कम्युनिकेशन ना होने से ना बड़ा एक हो जाता है। अब मेरी आपसे अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो और सिर्फ मेरे मुखालफ आपकी केयर रखते हो, आपके कान तक सिर्फ उनकी रसाई हो, तो फिर वो खराब हो जाता है। फिर जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट एक पावरफुल इदारा है
पाकिस्तान के अंदर उनकी एक ताकत है, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। इस मौके पे एक लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब कि बीइंग ए लॉयर योरसेल्फ एज वेल, मैं एक सवाल आपसे बड़ा आम पूछना चाह रहा था, लेकिन चलें उस पर जाने से पहले ये लॉयर्स वाला जो मामला है, आप समझते हैं कि मखसूस नशिस्तें और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इस पर अमल दरामद हो जाएगा? क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि जी मामला जब जाएगा कौमी असम्बली में तो वहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब देखेंगे, फैसला करेंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है, इतलात आ रही हैं कि जी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इसमें भी कोई रद्दबदल किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके अलावा फैसला 2022 में आया था, चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उमर अता बंदयाल साहब, और वो फैसला था ये एक पार्लिमानी पार्टी वाला, जब पंजाब में ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और चौधरी परवेज इलाही साहब फिर वजीर आला बने, कि उसके भी रिव्यू में जाएंगे ताकि वो जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला था और उसकी वजह से फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो बैठा हुआ होगा वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। जो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी वो करेगी, वरना वो डिफेक्शन कहलाएगा, तो उसको भी ये रिव्यू में लेके जाएंगे। क्या करेंगे ये और किस तरीके से चीज, क्योंकि लग यूं रहा है कि जिस तरह कानून उनकी मुट्ठी में है, जिस तरह से चाहें जब चाहें मुट्ठी खोल देते हैं, जब चाहें मुट्ठी बंद कर लेते हैं, जब चाहें मरोड़ देते हैं, जब चाहें उसको खोल देते हैं। देखिए, अरे बात यह है कि जुडिशरी के साथ लड़ाई जो है ना, वो एक और आई वुड से कि रैश डिसीजन होगा एस्टैब्लिशमेंट का, अगर वो इस एक्सटेंट के ऊपर जो है वो जुडिशरी के साथ जाते हैं। उसकी वजह सिंपल ये है कि अब तकरीबन 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है पाकिस्तान कॉन्टिन्यूस इंस्टेबिलिटी में, और अगर जुडिशरी के साथ ये लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान विल प्लंज इनटू फर्दर क्योस। और जो अभी आज दौरा शुरू हो रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का चाइना का 3 दिन का, अगर ये चाइना से हमें फिर बड़े पैसे नहीं मिलते, कि हमें 8-10 अरब डॉलर हार्ड कैश चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह तो टोटल आई वुड से कि कुछ स्कीम में है ही ना, ये तो फजूल बात है। इन्वेस्टमेंट तो होगी, वो 5 साल में पैसे आने शुरू हो, पता नहीं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए लोग क्यों आए इस सूरत हाल में। पाकिस्तान ने खुद इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, बाहर से किसने आना, तो वो तो ऐसी किस्से कहानी है ना। हमें हार्ड कैश चाहिए 8 से 10 अरब डॉलर। अब ये अगले 2-3 महीनों में ये फाइनेंस मिनिस्टर अरेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी गेम जो है वो इसके ऊपर खड़ी है। अभी ये चाइना का 3 दिन का दौरा खत्म होगा, आपको पता चल जाएगा। उसके एक तरफ आपके पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप बहुत अनपॉपुलर हैं, तीसरी तरफ आप इतना बड़ा जुडिशरी के साथ जो है वो महाज बोल देंगे। और ये जो जजेस हैं, ये जो भी थोड़ा बहुत भी जुडिशल लीग में जजेस को जानता है, लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या अफरीदी हैं या अपने अतर मिनल्ला हैं या जो बाकी आयशा हैं, इन लोगों को कोई ये नौकरी पैसों के लिए तो नहीं कर रहे ना। 10-12 लाख रुपया महीने का, 20 लाख रुपया महीने का इनका प्रॉब्लम नहीं है। ये आज प्रैक्टिस छोड़ देंगे, प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ये तो करोड़ रुपया महीना बना रहे होंगे। सो दे आर नॉट द जजेस के जिनको आप कहें कि नौकरी के लिए उन्होंने जो है वो अपनी जजी करनी है, पैसे ये नहीं लेते, करप्शन का जो है वो इनका इशू नहीं है। सो ऐसे लोगों को फिर आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और अगर आप रिस्पेक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे तो फिर ये रिस्पेक्ट करवाएंगे, और रिस्पेक्ट करवाने के तरीके भी इनको आते हैं। दे आर वेरी वेरी आई वुड से पढ़े लिखे जजेस जिनको कानून की इच्ची बिच्ची का पता है। और आप लेकिन पढ़े लिखे तो उमर अता बंदयाल साहब भी बड़े अच्छे जज थे और बड़े पढ़े लिखे थे। बड़े धीमा लहजा था उनका, आप उनकी जी, और आप उनकी अगर जाकर मुख्तलिफ हेयरिंग्स में उनको सुने तो पता चलता था कि एक वज़ादार आदमी है और आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं। लेकिन उनका भी जो फैसला है, अब उसका हवाला दिया जाता है कि जी अमल दरामद करवाते हैं ना, क्यों नहीं अमल दरामद करवाया? क्योंकि उनका भी उस वक्त यही था कि जी हमने फैसला सुनाना है, हमारे हाथ में वो लाठी तो नहीं है कि हम लेकर लाठी निकल पड़े और कहें कि जी इस पर अमल दरामद करें। तो कैसे अमल दरामद करवाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ दीगर और 7 जजेस? नहीं, लाठी भी है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाहे, क्योंकि आर्टिकल 90 के तहत आपको मालूम है कि तमाम जो अपना अथॉरिटीज हैं वो बाउंड हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए, बशमूल फौज। बंदयाल साहब ने जिस तरह से आपने खुद ही बात कही, उनने अमल दरामद कराने में ही तसाहिल से काम किया।
उन्होंने अमल दरामद कराने में जो दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। और उसकी वजह बुनियादी ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी थी वो उनके साथ नहीं थी उस तरह से। और सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जो थी वो असल में उस वक्त फायज ईसा साहब के रेफरेंस की वजह से दूसरी तरफ चली गई। अब सूरत हाल जो है ना वो थोड़ी पलट गई है और सूरत हाल ये है कि जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त इस जजमेंट के साथ खड़ी है। इसीलिए तो कभी एडहॉक जज लगा रहे हैं, कभी रोना पिटना मचाया हुआ, ये कर लें वो कर लें। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद कराना चाहा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को और मेंबरान जो है उनको सस्पेंड करेंगे और उसके बाद वो सेक्रेटरी को डायरेक्ट ऑर्डर कर देंगे कि आप ये इम्प्लीमेंट करें। तो स्पीकर का तो इसमें तो रोल ही नहीं है, स्पीकर ने क्या करना है इसमें। जब इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर नोटिफाई कर दिए, स्पीकर हैज नो अदर ऑप्शन बट टू टेक ओवर। लेकिन आपने कहा कि मेंबरान को फारिग कर दिया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिन्होंने 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक किसी बात का कोई असर नहीं लिया। आपने भी उनके हवाले से काफ़ी कुछ कहा गुज़श्ता साल, और वो कहने के नतीजे में आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन में गिरफ्तार भी कर लिया गया। यानी कि मतलब जितना जोर कोई लगा सकता था लगाया गया, सोशल मीडिया पर भी लगाया गया, वैसे भी बात होती रही, जलसों में भी होती रही, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो टस से मस नहीं हुए। अब भी क्या है कि वो उनकी भी कुर्बानी हो जाएगी, मेंबरान की भी हो जाएगी, फिर नए जो सेक्रेटरी साहब से कहा जाएगा अगर वो भी नहीं करेंगे, नए सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे, फिर जो नए मेंबरान जब तक नहीं आएंगे वो कहा जाएगा जी नए मेंबरान आएंगे, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो अमल दरामद होगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं। अमल तो सेक्रेटरी जो है वो अमल करेगा, सेक्रेटरी अमल नहीं करेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे, एनी जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर है आर्टिकल इसमें 190 में, वो तो बेपनाह है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर एज ए चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना देगी किसी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग, और वो कहेंगे जी ये प्रोसेस मुकम्मल करें, इन द मेन टाइम आप नए लोग इलेक्ट करें। और ये इनको ऊपर फिर आर्टिकल 6 भी जो है वो पहले ही खड़ा हुआ है। और मुझे एक और भी है कि अभी ये जो अतर विनल्ला साहब का नोट आना है, आई एम वेरी कीनली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, बिकॉज वो देखें वो मेजोरिटी ओपिनियन में नोट होगा और उसके ऊपर फिर ये देखना है कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या ऑब्जर्वेशन देती है, बाकी जजेस भी क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं। उसके बाद शायद सुप्रीम इस इलेक्शन कमीशन का रहना वैसे ही नामुमकिन हो जाए। सो लेट्स होप कि वो नोट जो है यानी जो जजमेंट है वो जल्दी आ जाए। ठीक। और ये जो बात बार बार की जा रही है, मरियम नवाज साहिबा ने भी की है और भी लोगों ने की है कि आइन को रीराइट ये नहीं कर सकते, ये रीराइट किया गया है, तो क्या ये वाकई रीराइट किया गया है? क्योंकि दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये भी है कि जी ये कंप्लीट जस्टिस है जो कि की गई है, और फिर ये कि जी ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो था मुतालबा था, जो उनकी पिटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और ये पीटीआई को दे दी गई हैं, और जो कि इसके अंदर वो सीट्स मांग भी नहीं रहे थे, तो ये इसको रीराइट किया गया है। आप कानूनी नुक्ता नज़र से इसको क्या समझते हैं? क्या ये वाकई रीराइट में है या ये वो कंप्लीट जस्टिस वाले उसमें एंगल पे आता है? देखिए अली, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज हो, मैं हूँ, आप हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर अपना मौकफ दे सकते हैं और हम कह सकते हैं वो सही है ये गलत है, बट जो फाइनलिटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट की है। इसीलिए अमेरिकन जो एक जज ने कहा था कि वी आर नॉट, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट फॉलेबल बट वी आर फाइनल। ये नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती बट हम फाइनल है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, पहली बात तो जो भी लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया आइन तो वो है, तो पहले तो हमारी एक इस पे कंसेंसस है आइन के अंदर कि मैं आप मरियम नवाज या खान साहब या जो बंदे भी अपनी ओपिनियन देते रहे, बट फाइनल वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, सो लॉ तो वो है। अब दूसरा आप ये इसके ऊपर आ जाए कि लॉजिक क्या है। देखिए बहस ये थी कि ये किसको नशिस्तें जानी है, तो दरमियान में इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो वकील थे उन्होंने ये पॉइंट रेज कर दिया कि ये हमने तो आपके फैसले के मद्देनजर पीटीआई को एज अ पार्टी ट्रीट नहीं किया। अब इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे फायज ईसा साहब, सबसे पहले तो वही हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि हमने आपको कब कहा था कि वो पार्टी नहीं है। और उसके बाद जो पूरा कंसेंसस है वो इस वक्त जो 11 जजेस हैं उन्होंने ये फैसला दिया कि नहीं पीटीआई ही पार्टी है, और उनमें से 8 जजेस ने ये फैसला दिया, 11 जजेस ने ये फैसला दिया कि जो सीटें हैं वो पीटीआई को जानी चाहिए। अच्छा,
8 जजेस ने ये फैसला दिया कि इंडिपेंडेंट्स को मौका दिया जाए कि वो दोबारा अपना एफिडेविट दे दें, जो 41 है। जो 2 जजेस हैं, मंदोखेल साहब और फायज ईसा साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्होंने अपने फॉर्म्स में लिख दिया है पीटीआई, उनको अब सीटें दे दें, जिन्होंने नहीं लिखा उनको आप जो है वो आप रीशेड्यूल, उनको शेड्यूल ना दें। सो फर्क सिर्फ ये तादाद का है, वरना तो 11 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस फायज ईसा इस नतीजे पे पहुंचे कि ये नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को देनी चाहिए। ठीक। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब, जो मैं आपसे एक सवाल आम पूछना चाह रहा था, आपने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ काम किया और ज़ाहिर बात है जब आपने उनके साथ काम किया तो आपने उनको बड़ा करीब से जाना, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए जब आपने काम किया तो वो वक्त था कि जब उनको यही कहा जाता रहा कि जी डिक्टेटर थे और आइन इन्होंने मुअत्तल किया और फिर आर्टिकल 6 भी उन पर चलाया गया मुकदमा। हाउ डिफरेंट डू यू सी द करंट military leadership when you make a comparison between Pervez Musharraf Saab and the current military leadership? Well, frankly, there is no comparison. एक तो सच्ची बात यह है कि मौजूदा चीफ साहब के It's a request के be very open about it because the reason why I'm asking you a question is कि ये क्योंकि आप हैं तो पॉलिटिकल मामलात आपकी समझ में हैं और आप का सारा मामला ही सियासी है, लेकिन यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ चूंकि आपने बड़ा वक्त गुजारा था और उनके ऊपर फिर वो लेबल भी लगा, आर्टिकल 6 भी चला और उनको एक डिक्टेटर के लिए डिक्टेटर कह के पुकारा जाता रहा। बात है अभी कि परवेज मुशर्रफ तो बहुत बड़ा आदमी था। आज जो पाकिस्तान के अंदर जो सोशल चेंज है, इसकी अगर इसका कोई बानी है तो वो तो परवेज मुशर्रफ है ना। परवेज मुशर्रफ के दौर में मीडिया जो है वो आजाद हुआ, सोशल मीडिया आया, उसके बाद पाकिस्तान में ये जो बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन हुई थी उसकी जो ओपननेस है मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, इंडस्ट्रीज जो लगी, जो मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया से पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारे काम परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुए हैं। और ये जो मिडिल क्लास इंक्लूजन हुई है सारे के सारे इस मामले में, ये परवेज मुशर्रफ साहब की देन है। इसकी जो फिर पॉलिटिकल आई वुड से कि एडवांटेज भी खान साहब को मिला, और फिर इमरान खान ने ये जो सोशल चेंज जिसको परवेज मुशर्रफ साहब ने मिडिल क्लास एम्पावरमेंट की जो एक मूवमेंट पाकिस्तान में शुरू की थी, उसको फिर पॉलिटिकल ट्रांसलेशन उसकी इमरान खान ने की। सो इस लिहाज से परवेज मुशर्रफ का तो जो एक आई वुड से कि जो स्टीचर था दुनिया में, फिर परवेज मुशर्रफ साहब की जो उनका एक्सपोजर था दुनिया में, वो तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान की वो रेलिवेंस भी नहीं रही उस तरह की। तो वो तो बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। एंड आई मस्ट से कि ये ठीक है, ये एक वक्त होता है और उसके में और ये एक्सट्रीमिस्ट के हम एक बहुत बड़ी शिफ्ट पाकिस्तान ने ली थी, जिसके ऊपर जाहिर है कि तो उनको एक उसका डिसएडवांटेज भी हुआ, और पाकिस्तान में एक हल्का जो है स्पेशली जो मजहबी हल्का है उसमें उनको तनकीद का निशाना बनाया। बट एक्चुअली जो पाकिस्तान फर्स्ट का जो परवेज मुशर्रफ का स्लोगन था, वो ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान का जो सारा का सारा डायनामिक है, पैराडाइम है, वो उसी नारे के इर्द गिर्द घूमती है। एंड और ये नहीं पाकिस्तान में कि जो चला जाए आप उसके खिलाफ ही हो जाए, मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया। ठीक, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो देयर आर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी would like to ask Fawad Chaudhry साहब and get his views on that, especially with regards to इमरान खान साहब की उनकी रिहाई कब तक मुमकिन है, भूख हड़ताली कैंप की बात हो रही है, पीटीआई पे पाबंदी की बात हो रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त में जाते हुए फवाद चौधरी साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा था परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से और कंपैरिजन की बात की थी, तो आपने कहा था कि कंपैरिजन कोई नहीं है, यानी कि आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है उसका वो स्टेचर नहीं है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब का था। वो देखिए ना, वो स्टेचर नहीं, मैं कह रहा हूँ रेलिवेंस नहीं है ना दुनिया में। पाकिस्तान की जो रेलिवेंस थी उस वक्त, वो 9/11 के बाद वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब तो उस तरह की रेलिवेंस पाकिस्तान की नहीं है। तो इसलिए जो एक्सपोजर है दुनिया में वो परवेज मुशर्रफ साहब जैसा एक्सपोजर तो जाहिर है मुश्किल है ना कि पाकिस्तान में किसी और लीडर को फिलहाल मिल सके। ठीक, ये भूख हड़ताली कैंप जो शुरू किया गया है इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ये कुछ घंटों का भूख हड़ताली कैंप है और अभी से ये सबने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि ये कैसा भूख हड़ताली कैंप है जो कि चंद घंटों पर है, यानी कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। नहीं तो ठीक है ना, बेसिकली तो सिंबॉलिक है ना,
पाकिस्तान में तो हम चाहते हैं कि हर वक्त जब तक लोग ना मरे, जब तक जो है वो खून खराबा ना हो, उसके अलावा एहतजाज होते ही नहीं है। सो मेरे ख्याल में ठीक है, कम से कम एहतजाजी कैंप एक लगाया है, सारे एमएनएज वहां पे हैं, वहां पे एक स्पीचेस होंगी, वहां पे एक सिंबल होगा, पूरा इंटरनेशनल प्रेस इन सारे मामला को कवर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सही है टू स्टार्ट विद, यहाँ से बढ़ता जाएगा एहतजाज आगे। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब, जो बाहर पाकिस्तान के जुल्फी बुखारी साहब काम कर रहे हैं, आज भी बरतानवी पार्लियामेंट में एक वहाँ पर सेशन रखा गया और वहाँ पर बात हुई कि जो पाकिस्तान वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी, जुल्फी बुखारी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इससे क्या हासिल हो रहा है? बिकॉज फिर यही सवाल कहा जाता है जी, ये पीटीआई तो बात करती थी कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, जिस तरह के उस वक्त के वो कमेटी में जो था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसके एलामिया में भी लिखा गया था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो अगर वो इंटरफेरेंस थी इन आर इंटरनल अफेयर्स, तो अब भी आप वेस्ट से और वेस्टर्न वर्ल्ड से, कभी आप यूएन यूनाइटेड नेशंस का जो वर्किंग ग्रुप है उसके ज़रिए करते हैं, कभी आप कांग्रेस के ज़रिए करते हैं, और अब आप वहाँ पर बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक इंटरफेरेंस है पॉजिटिव इंटरफेरेंस, एक नेगेटिव इंटरफेरेंस है। अगर राइट्स के खिलाफ इंटरफेरेंस होगी, अगर पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के खिलाफ मुदाखलत होगी, तो वो जाहिर है कि वो उसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। लेकिन देयर आर राइट्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आपको मालूम होगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही जो हमारा एक ही इंटरनेशनल मुआहदा था जो जिन्ना साहब की जिंदगी में हमने साइन किया था, और वो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। सो जहां फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है इन्वॉल्व है, वहां पे दुनिया के हर फर्द का ये काम है कि वो उनके लिए खड़ा हो। जैसे आज हम गजा के लिए खड़े हैं, आज हम फलस्तीन के अवाम के लिए खड़े हैं, कश्मीर के अवाम के लिए खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स है। तो पाकिस्तान के अवाम के जो राइट्स हैं वो इस वक्त अंडर क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त एक आई वुड से कि उनको फंडामेंटल राइट्स से जो है वो स्ट्रिप कर दिया गया है। लिहाजा पूरी दुनिया में जो शख्स भी पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा होता है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उसको सलूट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों के राइट्स के लिए आवाज उठाए। ठीक, फवाद चौधरी साहब, टीएलपी का सवाल कल भी डीजी आईएसपीआर से पूछा गया था। टीएलपी, आप हुकूमत में रहे हैं और आप चूंकि हुकूमत में रहे हैं तो आपने तमाम मामलात को बड़े करीब से देखा है, यू नो द इनसाइड आउट स्टोरी। ये कैसे एक्टिवेट होते हैं और कैसे डीएक्टिवेट होते हैं? कौन एक्टिवेट करता है, कौन डीएक्टिवेट करता है? इस ऑफिसर टीएलपी के लिंक्स हैं, और जब वहां पे आई थी टीएलपी दूसरी दफा आई थी, तो इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस ब्यूरो ये इंसिस्ट कर रहा था कि इनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन हासिल है, और ये कुछ जो लोग हैं हमारे अपने स्टेट के अंदर वो टीएलपी को धरने के लिए जो है वो लेके आ रहे हैं। और इमरान खान ने इसका इजहार कई दफा किया, और जनरल बाजवा के साथ भी उन्होंने इस मसले को उठाया और कहा कि ये बातें हो रही हैं और इसको आप देखें। और कई यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, कल डीजी आईएसपीआर ने इस पर जो अपनी राय दी वो हकीकत से हटकर थी, मतलब फैक्ट्स को उसमें सामने नहीं रखा गया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स था। मुझे पता नहीं है कि इस दफा की जो थे इनका जो है धरना था टीएलपी का, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था या नहीं है। सो आई विल नॉट कमेंट ऑन व्हाट डीजीआईएसपीआर सेज, बट लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के लिंक्स हैं टीएलपी जैसी जमातों के साथ वो रहे हैं, और वो एक बड़ी वरिष्ठम चीज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और जिसको जितनी जल्दी खत्म हो उतना जल्दी ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स हैं उसको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट ना करे। ठीक, क्विकली बिफोर वी रैप अप, फवाद चौधरी साहब, आपकी नज़र में मखसूस नशिस्तों वाला मामला किस तरफ जाएगा? पीटीआई इज गेटिंग दीज सीट्स, यस और नो? नहीं, 100% पीटीआई जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद कराएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद ना कर सकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पे अमल दरामद कराना ही कराना। ठीक, और इमरान खान साहब की रिहाई आप कब तक होते हुए देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान की रिहाई में सिर्फ पॉलिटिकल जो हिकमत अमली है वही रुकावट है। आज ये अलायंस बन जाता है और वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेता है, तो उसके नतीजे में इमरान खान को अंदर तो नहीं रखा जा सकता। तो ठीक है, कितने देर और रख लेंगे अंदर।
मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जल्दी जो है वो जेल से भी निकालना पड़ेगा और उन्हें पॉलिटिकल इंक्लूजन में भी लाना पड़ेगा। आप जितना डिले कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का इमेज भी खराब हो रहा है और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर, उनकी सियासत में शराकतदारी के बगैर मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इस इस्तेहकाम की तरफ जा सके। ठीक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसे नहीं कर पा रही है, इजाज़त मिलती है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करने देती है जलसा, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त या नो इजाज़त जलसा करना चाहिए? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कर ही नहीं पा रहे। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पे हैरान हूँ कि वो क्यों पाबंदी लगा रही है। मैं तो इनकी जगह होता तो इनको कहता जी आप कर लें जल्द से। देखिए, एक माहौल नहीं है। माहौल था 9 मई को। मेरा काम है कि जो मिसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं आपको वो जिक्र करूं कि वो क्यों इन्होंने उससे फायदा नहीं उठाया। जब 9 फरवरी को एहतजाज करना चाहिए था, जब रिजेक्शन रिजल्ट्स बदले जा रहे थे, उस वक्त ये सारे घरों में बैठ गए। लियाकत चट्ठा का बयान आया, इन्होंने उसकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखा। अब ये वो मौके खत्म हो गए हैं। अब सवाए इसके कि एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस बने और वो अलायंस इस एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाए। पीटीआई का स्पेशली पंजाब में खुद कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई तहरीक खड़ी कर सके आज के दिन। फवाद चौधरी साहब, क्या आपको अब भी पीटीआई में तो आप वापस शामिल होना चाह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मैंने पार्टी तो छोड़ी नहीं, वापस क्या शामिल होना, लेकिन बाकायदा उस तरह से जो इजाज़त है या जो अप्रूवल है वो इमरान खान साहब ने देनी है? जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे थे और पीटीआई का बाकायदा हिस्सा थे, पीटीआई की टिकट पे आपने बाई इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, आपको उस वक्त ऑफर्स थी PMLN से कि हमारी तरफ आ जाएं, हमारे साथ शामिल हो जाएं, अब भी कोई ऐसी ऑफर है? नहीं, मुझे उस वक्त भी कोई ऑफर नहीं थी, सच्ची बात। और अभी भी कोई ऑफर जो है नहीं है, ना कोई बात हुई, ना कभी कुछ हुआ, क्योंकि हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी कोई सूट नहीं करता PMLN का। तो खैर, आप तो हालात ही बदल के, आप तो PMLN के अपने लोग उनका टिकट लेने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी साहब, मौजूदा हुकूमत आपको क्या लग रहा है, क्या वो जो 2 महीने 3 महीने की बात हो रही है तब तक का ये सफ़र है, या फिच की जो रिपोर्ट है उस पर जाया जाए 18 महीने तक का ये सफ़र है? और अमरीकी इंतखाबात के नताइज, और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा मुंतखब हो जाते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका क्या असर होगा? नहीं, वो तो बड़ा दूर है। अभी तो देखिए ना, अभी आज जो फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा है चीन का, इसकी बड़ी अहमियत है। देखिए, यहाँ से पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। उसके बाद फिर अगला जो मामला है वो है कि ट्राइब्यूनल जो है इलेक्शन, उनको सुप्रीम कोर्ट काम करने देती है या नहीं देती। अभी तो फायज ईसा साहब ने उसको रोका हुआ है, लेकिन अगर वो ट्राइब्यूनल जो है वो काम फंक्शनल हो जाए तो फिर तो मरियम नवाज की अपनी सीट ही खत्म हो जाती है। सो फिर उसकी और इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन जो नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स है उसमें तो मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी हमसे ले ली जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंस्टिगेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें घर भेज दे, ताकि एक हमारा नैरेटिव बन जाए कि हमें जो है वो निकाला गया। सो वो एक इशू है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहते हैं ये कि हमें निकाल दे, किसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट से निकाल दे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी रह जाए। इस वक्त जो लगता मुझे यही है कि अगले वो चाहते हैं कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप बन जाए फेडरल गवर्नमेंट में, ताकि हमारी जान छूट जाए, पैसे आ नहीं रहे, गवर्नेंस हो नहीं रही, नैरेटिव हमारा कोई है नहीं। तो पंजाब में हमारी चले मौज लगी हुई है, पुलिस वगैरह ये जो सारे होते हैं काम, ये फंड्स, ये सारे तो सूबों में है ना, तो ये हमारे पास रह जाए और फेडरल गवर्नमेंट हमारी चली जाए। सो मेरा ये ख्याल है कि अगले तकरीबन 45-50 डेज में वी विल हैव क्लैरिटी कि PMLN की हुकूमत फेडरल में रहती है या नहीं रहती। मुझे लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट PMLN जो है वो खुद भी छोड़ना चाहती है। ठीक। और आपके अपने हवाले से क्या आपको लगता है कि जो आजकल आप खुलकर बात कर रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी दोबारा भी हो सकती है, आपको किसी ना किसी केस में दोबारा से उठाया जा सकता है? पाकिस्तान में तो हर किसी को खतरा है। वो कहते हैं ना, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही चल रहा है, पर दुआ करें नॉर्मलाइज हो। हम तो कोई इतना हमको लड़ाई बड़ाई वाले लोग तो है नहीं। हम तो चाहते हैं कि मामला नॉर्मलाइज हो और चीजें आगे बढ़े, बट ठीक है, फिर अब है तो है क्या। आखिरी सवाल फवाद चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएगी? विल दे स्टिक टू देयर अनाउंसमेंट मेड बाय फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब?
देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तो समझ ये नहीं आती कि इस हुकूमत को एडवाइस कौन कर रहा है। देखिए, क्या तहरीक-ए-इंसाफ पिछले इंतखाबात लड़ी है? आंसर इज़ नो। क्या इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं? आंसर इज़ नो। क्या ये वोट जो है वो पीटीआई का है या इमरान खान का है? आंसर इज़ इमरान खान का है। आप इस पे पाबंदी लगा देंगे तो इमरान खान की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आंसर इज़ नो। अगर आप जो बाकी एमएनए, एमपीएस हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आए हैं आपके उसमें, तो अल्टीमेटली ये पाबंदी सिवाय इसके कि पूरी दुनिया के काला आप अपने मुंह पे मलेंगे, इसके अलावा इस पाबंदी का क्या फायदा होगा? मुझे तो लॉजिक ही समझ नहीं आती कि इनको कौन और कियोस्क में इजाफा होगा। सो आई डोंट नो इनका जो है वो माइंडसेट अभी तक के जो फैसले हैं सारे इनके ऊपर डिटेल्स में नहीं है। आप जो भी उठा के देखें ना इनका कि जी वो अपना जी इमरान खान बिल्कुल कबूल नहीं है जी, तो कबूल नहीं है जी, फिर नेक्स्ट कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी सारी ने 1 घंटे में जो है वो मुखातबत कर दिया, पता नहीं क्या करना है। जो अपना ये पाबंदी लगानी है उसके बाद फिर उस पार्टी ने सबने कह दिया हमसे तो पूछा ही नहीं वो, तो कोई एक्चुअली इनको आई डोंट नो कोई बंदा डिटेल में इनके साथ जो है वो नहीं कर रहा। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करना, कैसे नहीं करना कोई पता नहीं। So I think they are they are very poorly advised and decision making is really terrible. Do you have any inside news with regards to Pakistan Tehreek-e-Insaf and Pakistan People's Party having any negotiations? गो कि इमरान खान साहब ने कल कह दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा और उनका उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन पिछले हफ्ते तक सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो गई है, मतलब शुरू भी नहीं हुई, मुकम्मल हो गई है और TORs तय हो रहे हैं और वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, पंजाब में PTI की गवर्नमेंट होगी, चीफ मिनिस्टर PTI का होगा, साथ में वजारतें पीपल्स पार्टी के पास, और इसी तरह बाकी सूबों में भी ऐसे ही होगा कि KPK में चीफ मिनिस्टर PTI का, वजारतें साथ में ले लेगी पीपल्स पार्टी, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। ऐसा कुछ चल रहा था क्योंकि इमरान खान साहब ने तो इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बिलावल तो करते नहीं है, वो तो जरदारी साहब करते हैं और जरदारी साहब बड़े क्लियर हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलेंगे। सो जब तक एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की सुलह नहीं होती, पीपल्स पार्टी की तो सुलह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो मेरा ख्याल है कि ये गपशप ज्यादा है, इसमें हकीकत नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी में कुछ लोग हैं जरूर जिनकी ख्वाहिश है, एतजाज एहसन साहब हो गए, नदीम अफजल हो गए, अपने नदीम गोंदल साहब हो गए, ये जो सब लोग हैं इनका दिल जरूर है और वो समझते हैं कि पीटीआई इज बेटर। क्योंकि देखिए ना पंजाब में इनको फायदा पीटीआई के साथ है, नून लीग तो आउट हो चुकी है, तो ये चाहते तो हैं कि हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध की हद तक सियासत करती है, बाकी मुल्क में उनका कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। और वो फैसला जरदारी साहब ने किया हुआ है कि हमने हर कदम जो है वो सिर्फ जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे पूछ के उनकी मर्जी से चलना है। सो वो उनसे पूछ के चलेंगे, इसलिए कोई ऐसा चांस नहीं। ठीक, फवाद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब और बहुत से अहम मामलात थे, बहुत से अहम इशूज़ थे जिस पर आज के प्रोग्राम में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने